सो अगर मैं कंसिडर करूँ, हम लोग ने अभी किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करना शुरू किया है कि मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए, किंगडम एनिमेलिया को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करने के लिए हम लोग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, समझ में आ रहा है। और ये सारे क्राइटेरिया में से कुछ कुछ क्राइटेरिया आप लोग ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। एनिमल क्लासिफिकेशन ये एक ऐसा चैप्टर था जो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ है। ये वापस से काइंड ऑफ एक उस चैप्टर का रिवीजन है, बट साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट्स आप लोगों को नया देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो वो जो डिटेल्ड एंड एक्स्ट्रा जो न्यू कंसेप्ट्स है जो हम लोग कंसिडर करेंगे, वो हम लोग अच्छे से डिटेल में स्लोली वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। डोर्सल नोटोकॉर्ड अगर रहा तो वो कॉर्डेट कंसिडर किया जाता है। अगर नोटोकॉर्ड डोर्सल कंडीशंस में नहीं है तो उसे नॉन कॉर्डेट कंसिडर किया जाता है। एंड बेस्ड ऑन दैट कॉर्डेट्स के अंदर आप लोगों को ये कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स कंपल्सरी लिखने चाहिए, लाइक प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड एट लीस्ट अप टू सम स्टेज ऑफ लाइफ, presence of a tail at least up to some stage of life, presence of pharyngeal gill slits at least up to some stage of life, nerve cord is dorsal, ठीक है, heart is present in ventral region and it is myogenic and endoskeleton may be observed, which is actually completely opposite in case of non-chordates. Notochord is never present, tail is absent, generally pharyngeal gills are absent. Generally मैंने बोला है क्योंकि कुछ कुछ examples है जहाँ पे pharyngeal gills आप लोगों को दिखेगी। Nerve cord is ventral, heart is present in the dorsal region and it is neurogenic in nature and only exoskeleton दिखेगा आपको, endoskeleton नजर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। So ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट कंसिडर किया हुआ है। नाउ अगर हम लोग कंसिडर करें सेकेंड कंसेप्ट जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो है बेसिकली टू वर्क आउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी किस तरीके से बनाया हुआ है। तो अगर हम लोग कंसिडर करें, हम लोग को तीन अलग अलग टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। एक है जहाँ पे बॉडी तो एग्जिस्ट करता है बट यहाँ पे हर एक सेल TTMM पॉलिसी फॉलो करता है। TTMM मतलब तू तुझे मीमाजा, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल इज लिविंग आउट फॉर इट्स ओन। ये यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें सेल्स अपना अपना खुद का सर्वाइवल वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट वो बॉडी का इंटीग्रेशन के लिए वर्कआउट कर रहा है बट देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग को दिखता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वी कैन सी अ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, बट द बॉडी इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पे सिर्फ वो टिश्यू रह गया है, वो टिश्यू को एक एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया गया, दैट्स इट, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल इज लुकिंग आउट फॉर एवरीबॉडी बट द टिश्यू इज स्टिल नॉट सेट अप इनटू समथिंग दैट वी कैन कॉल एज एन ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन जब हम लोग कंसीडर करते हैं मतलब वहाँ पे टिश्यूज को स्पेशलाइज करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है एंड दैट बेसिकली इज कंसीडर्ड एज ऑर्गन। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल जाता है। ये हो जाता है आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट हम लोग एक्चुअली कैसे वर्कआउट करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोग जब फाइलम स्टडी करेंगे तो फाइलम स्टडी करते वक्त व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का डेफिनेशन हम लोग हर एक फाइलम के लिए पहले लगाएंगे, समझ में आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में देने की कोशिश की है, मतलब मीनिंग ऑफ द नेम। ये जो हम लोग फाइलम पढ़ने वाले हर एक फाइलम का नाम का एक मीनिंग है, वो नाम क्यों दिया गया वो आप लोग को वहाँ पे देखने मिलेगा। फिर उसके बाद उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका बॉडी में आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे जो आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। बॉडी कैविटी, सीलोम है या नहीं, बॉडी सिमेट्री, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एंड बेस्ड ऑन दैट फिर उसके उस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको डिटेल में गो थ्रू करेंगे। हमारे क्लियर, कोई डाउट समझ में आ रहा है ना? अगर हम लोग कंसिडर करें
यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज बॉडी प्लान. नाउ बॉडी प्लान अगर हम लोग कंसिडर करें, तो बॉडी प्लान अगर हम लोग कंसिडर करें कि उसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि उसका जो माउथ एंड जो बॉडी कैविटी, उसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ये किस तरीके से डिफाइन किया गया है. सी नॉर्मली अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पे कैसा होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको एक प्रॉपर पैसेज से पास करना होता है, एंड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अलग से पैसेज है. हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग पैसेज का सेटअप रखा हुआ है. तो ये जो पैसेजेस है, ये इसको कैसे डिफाइन किया गया है बॉडी में, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कैन सिंपली कॉल एज बॉडी प्लान. समझ में आ रहा है? तो द कंसेप्ट ऑफ बॉडी प्लान जो है, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टैक्सोनॉमिक फीचर, बिकॉज इसमें ये दिखाया जा रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल सेटअप को कैसे डिफाइन किया गया है इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान टू कंसिडर. एक होता है सेल एग्रीगेट पैटर्न. सेल एग्रीगेट पैटर्न में क्या हो रहा है, सारे के सारे सेल्स जो है उसको मतलब वो पूरे बॉडी के अंदर ऐसे अरेंज कर दिया गया है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू एंड ईच एंड एवरी सेल इज इंटरैक्टिंग विद दैट वाटर फॉर न्यूट्रिएंट कंजम्पशन. समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू फॉर्म ही नहीं हुए, तो इन दैट केस ईच एंड एवरी सेल इज इंटरैक्टिंग डायरेक्टली फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर ओन न्यूट्रिएंट्स. समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सारे आके एक साथ ज्वाइन हो जाना. यू गॉट माय पॉइंट? सिंपली सारे आके एक साथ ज्वाइन हो जाना, दैट इज एग्रीगेशन. सो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान उसी चीज को डिफाइन कर रहा है. एम आई क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? सो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो है, वहां पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पॉलीफेरा के केस में देखने को मिलता है. तो दैट इज द मेन एग्जांपल है. इसके अलावा दूसरा है ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान. ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान मतलब कैसा हो रहा है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज लाइक अ ओपन कैविटी. समझ में आ रहा है? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक अ ओपन कैविटी, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ओपनिंग फॉर देम टू रिलीज आउट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो जहां से खा रहे हैं वहीं से वेस्ट प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं. यू गॉट माय पॉइंट? इट्स बेसिकली लाइक अ बैग. ये देखो, यहाँ पे उनका माउथ है. दिस माउथ इज आल्सो एक्टिंग लाइक एन एनस. यू गॉट माय पॉइंट? ये जो माउथ है, ये एनस की तरह भी काम कर रहा है. ये क्या कर रहा है, जो चीज वो एब्जॉर्ब करना है वो चीज तो खा के एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड फिर अब में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर फेंकना है वो वापस से माउथ से फेंक रहे हैं. दे डोंट हैव एनी अदर पैसेज टू लेट इट आउट. समझ में आ रहा है? So that's a blind sac body plan. Blind sac body plan is basically like तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का लिटरल मीनिंग होता है जैसे बैग. बैग का एक ही सिंगल ओपनिंग है, मैंने सारा चीज इसमें से डाला अंदर, वापस निकालते वक्त मुझे इसी से निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? आई डोंट हैव एनी अदर मींस टू बेसिकली पास दिस मटेरियल फ्रॉम हियर टू अनदर पार्ट. ठीक है? सो दैट इज अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान टू कंसीडर. ठीक है? एंड तीसरा, which is a higher system body plan to consider, that is tube within tube. Tube within tube में होता क्या है? Try to understand this. इनका जो digestive tract है, it is like a tube. हमारा जैसा माउथ से शुरू हुआ, we have the oral cavity, buccal cavity, उसके बाद pharynx. ये आप लोग ने बचपन में पढ़ा है, राइट? pharynx के बाद esophagus के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस. देयर आर टू ओपनिंग्स एंड अ लॉन्ग ट्यूब. ठीक है? हम लोग ने अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करके रखा है, बट ये सारा का सारा सिस्टम एक्चुअली क्या है? इट्स अ ट्यूब.
एंड ये ट्यूब को एनक्लोज किया है एक दूसरे ट्यूब ने। ये हमारा जो बॉडी है, दिस इज लाइक एन एनक्लोजर ऑन दैट इनर ट्यूब। समझ में आ रहा है? सो ट्यूब विद इन अ बॉडी का ट्यूब। समझ में आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब विद इन अ बॉडी का ट्यूब। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने एक बड़ा पाइप लिया और उसके अंदर से एक छोटा पाइप को पास किया, तो वो क्या हो जाएगा? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। सेम। समझ में आ रहा है? हमारा बॉडी जो है वो एक बड़ा ट्यूब की तरह काम कर रहा है, एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरनली इज एक्टिंग लाइक दैट छोटा सा ट्यूब। ठीक है, जिसका गर्थ कम है बट नो डाउट लेंथ काफी ज्यादा है। क्लियर है? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एंड ये खास करके आपको एनालिडा से लेके बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा है एनालिडा ऑमलेट्स। एक्चुअली कंसीडर करें तो एनालिडा सिर्फ नहीं, एस्का हेलमिंथ हम लोग को कंसीडर कर लेना चाहिए। एस्का हेलमिंथ से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिल जाता है। समझ में आ रहा है? फ्रॉम एस्का हेलमिंथ मतलब राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स से बेसिकली हम लोग को हर जगह पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। बेस्ड ऑन दिस हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कैसे जब हम लोग बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर का जो मटेरियल है उसके बाहर का शेपिंग को डिस्क्राइब करेगा, उसका मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करेगा। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स व्हाई बॉडी प्लान बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट केस। क्लियर है? कोई डाउट? नाउ अगर हम लोग कंसीडर करें यूजिंग दिस बॉडी प्लान, या बेसिकली इसको स्टडी करने के बाद हम लोग जब ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ये बॉडी प्लान वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, द मेन थिंग दैट वी डू इज वी डिसेक्ट द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे डिसेक्ट करना है, उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, तो वी कंसीडर द कांसेप्ट ऑफ बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्रोपोर्शनेट बैलेंस। मतलब क्या बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे तरीके से डिवाइड किया गया है कि दोनों साइड, अगर मैंने प्रोपोर्शनेटली अगर कहीं से इसको कट किया तो दोनों साइड विल लुक इक्वली सेम। समझ में आ रहा है? सो दैट इज नोन एज सिमेट्री। क्लियर है? कोई डाउट? तो अगर हम लोग कंसीडर करें, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में जब सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री पढ़ा था, तो वहां पे 3 अलग अलग सिमेट्री पढ़ा होगा, याद है? एक था असिमेट्री, एक था रेडियल सिमेट्री और एक था बायलैटरल सिमेट्री। हम लोग 2 और एडिशनल ऐड कर दिए इधर। ठीक है? नाउ दीस आर स्पेशल केसेस नो डाउट, बट ठीक है हम लोग कंसीडर करेंगे। सो एक अगर हम लोग कंसीडर करें असिमेट्री में लेट्स से ये स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्जेस का प्रॉपर बॉडी ही नहीं है, तो कैन वी शो अ स्पेसिफिक सिमेट्री इन दैट केस? नहीं। तो इसलिए देयर इज नो सिमेट्री। मैं इसको किसी भी एंगल से कट करूं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट 2 इक्वल हाफ्स ऑफ द थिंग। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड रेडियल सिमेट्री मतलब कैसा है कि मैं इसको कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल से अगर डिसेक्ट कर दूं, आई विल गेट 2 इक्वल हाफ्स। समझ में आ रहा है? कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल से अगर मैंने इसको डिसेक्ट किया, आई विल गेट 2 इक्वल हाफ्स। सो पिज्जा की तरह मैं कट कर सकता हूं इसको। ठीक है? पिज्जा में कैसा है, आप कोई भी एंगल से कट करोगे, यू विल गेट 2 इक्वल हाफ्स बिकॉज इट्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, राइट? रेडियल सिमेट्री इज बेसिकली समथिंग लाइक दैट। क्लियर है? सिमेट्री विद द लाइंस ऑफ द रेडियस। ऑन द अदर हैंड बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है? लैटरल, ये टर्म का मतलब क्या है? साइड्स। लैटरल का मतलब होता है साइड्स। सो 2 साइड्स फॉर्म करने वाला सेटअप। क्या वो है? सेंसेक्स वापस चढ़ने लग गया है, तो मार्केट का सब इंफॉर्मेशन एक साथ में आ गया। एनीवेज, क्या है? हाँ, बायलैटरल। सो लैटरल मींस ऑन बोथ द साइड्स। समझ में आ रहा है? तो साइड्स का सिस्टम 2 अलग अलग पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, मतलब
एक सेंट्रल एक्सिस से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट टू एग्जैक्टली मिरर इमेज इक्वल हाफ्स ऑफ ईच अदर. तो दैट इज बेसिकली नोन एज बायलैटरल सिमेट्री. हम बायलैटरल सिमेट्री में आते हैं. ठीक है. तो ये जो सेंट्रल डिसेक्शन है, सेंट्रल डिवीजन है, इसको हम लोग कहते हैं सजाइटल सेक्शन. क्या कहते हैं? सजाइटल सेक्शन. ठीक है. बेसिकली ये देखो, ठीक है. सजाइटल सेक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग बायलैटरल सिमेट्री ऑब्जर्वेबल. समझ में आ रहा है? एकदम. तो हमेशा याद रखना, कभी भी एकदम बीच में से अगर मैंने कट किया तो वी विल कॉल इट एज सजाइटल सेक्शन. ठीक है. अगर वर्टिकली कटिंग हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एलएस, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. समझ में आ रहा है? अगर वर्टिकली कटिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलएस, व्हिच इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. एंड अगर समझ लो एक लैटरल साइड से दूसरे लैटरल साइड में कटिंग हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन. समझ में आ रहा है? ये आप लोग ने पहले भी देखा रहेगा, कुछ कुछ डायग्राम के नीचे ऐसा लिखा होता है टीएस ऑफ दिस या एलएस ऑफ दिस. तो एलएस का मतलब क्या होता है? लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, जो कि टॉप टू बॉटम होता है. ठीक है. एंटीरियर टू पोस्टीरियर. समझ में आ रहा है? ऑन द अदर हैंड जो आपका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है दैट इज टीएस, ये होता है फ्रॉम वन लैटरल साइड टू अनदर लैटरल साइड. क्लियर है? कोई डाउट? So these are the two systems in which we can basically cut an organism. और उसमें भी अगर मैंने एकदम absolutely center से कट किया, dissect किया दोनों को, तो that will cause sagittal section. समझा? ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है. सी, बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज. ये लैंग्वेज सीख लोगे, साइंस अपने आप आपको आ जाएगा. ओके. सो रेडियल बायलैटरल सिमेट्री समझा. अब नेक्स्ट वी हैव द इन दोनों का मिक्सचर, बायरेडियल सिमेट्री. बायरेडियल सिमेट्री मतलब रेडियल सिमेट्री में मैं कोई भी एंगल में लिया तो वो इक्वली दो हाफ में कन्वर्ट होगा. बट बायरेडियल सिमेट्री मतलब कैसा होता है? आई विल हैव टू परपेंडिकुलर रेडियाई. मतलब एक रेडियाई ऐसा आया तो दूसरा रेडियाई एकदम उसके 90 डिग्रीज में दूसरा रेडियाई फॉर्म करेगा. एंड उन दोनों में मैं अगर डिवाइड किया तो आई विल गेट टू इक्वल हाफ्स ऑफ द थिंग. समझ में आ रहा है? सो इट इज लाइक बायलैटरल सिमेट्री विद टू रेडियाई. समझ में आया? क्लियर है? बायलैटरल सिमेट्री विद टू रेडियाई, इसलिए बायरेडियल सिमेट्री. क्लियर है? बायरेडियल सिमेट्री. इसका एक ही एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें that will be found in case of ये टीनोफोरा. टीनोफोरा एक फाइलम है जो हम लोग आगे चल के देखेंगे. उसमें टीनोप्लाना वगैरह जो है वो बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं. मतलब बॉडी को दो अलग अलग एक्सिस है जिसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हो फॉर टू इक्वल हाफ्स. क्लियर है? सो दैट इज बायरेडियल सिमेट्री. नेक्स्ट इज स्फेरिकल सिमेट्री. नाउ स्फेरिकल सिमेट्री मतलब आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा जो ऑर्गेनिज्म है इट इज लाइक अ बॉल. ठीक है? एक बॉल की तरह है. इन दैट केस फॉर एन एग्जांपल वी हैव सम एकिनोइडियस. एकिनोइडियस बोले तो सी अर्चिन्स. पता है क्या होता है? देयर इज अ जापानीज डिश प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम नोन एज उनी, जहाँ पे वो सी अर्चिन्स के टेस्टिकल्स को खाया जाता है कच्चा कच्चा. आई डोंट नो व्हाई दीस जापानीज हैव द हैबिट ऑफ ईटिंग एवरीथिंग रॉ. ठीक है? इंसानों ने हजारों लाखों सालों से बैठ के जंगल की आग में खाना पका के खाना सीखा है. एंड उसके बावजूद ये लोगों को आजकल मच्छी, मटन, चिकन सब कच्चा खाना होता है. एंड फिर वो यूएसए वाले बोलते हैं अरे दैट इज सो गुड, एंड फिर लोग उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं. It's actually waste of every kind of resources that I can think of. Anyways, clear है? So normally वहाँ पे ऊनी जो है या basically sea urchin जो है ये एक ऐसा बॉल जैसा रहता है. It is like a sphere. तो मैं sphere को कैसा है
वो रेडियल एक्सिस तो मार ही सकता हूँ, इट इज गोइंग टू शो मी द रेडियल एक्सिस, बट एक और एडिशनल एक्सिस क्रिएट हो जाता है ऐसा। आई कैन क्रिएट अ transverse section and that transverse section is also going to show me two equal halves. See, आप एक मौसमी लो, उसको बीच में से कट करो तो आपको टू इक्वल हाफ्स तो मिल ही जाएगा ना। ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग उसे स्फेरिकल सिमेट्री कंसिडर करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? So these are the different types of body symmetry. So ये देखो bilateral symmetry जो है ये ऐसा में दिख रहा है। Actually ये लोग ने कैसा है, ये एक तो ऐसा है कटिंग, समझ में आया। बट दूसरा ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली कैसा रहेगा पता है? On the opposite side. ये मैंने अगर ऐसा कट किया तो ये एक हाफ बन जाता है, ये एक हाफ बन जाता है। बट ऑन द ऑपोजिट साइड अगर मैंने ऐसा कट किया तो बेसिकली वहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का मिला के एक हाफ बन जाएगा एंड उसके वो ऑपोजिट साइड का एक हाफ हो जाएगा एंड दैट विल अगेन लुक लाइक टू सिमिलर स्ट्रक्चर्स। सो दैट्स द रीजन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इन्होंने 2D में वो बनाने की कोशिश की है, जबकि ये 3D सिस्टम में काम करता है। समझ में आया? सो आई थिंक बॉडी सिमेट्री क्लियर हुआ। अब बॉडी सिमेट्री का बेनिफिट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है? अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, एट दिस पॉइंट अगर मेरे सामने एक पेशेंट सोया है, मैं उसे सर्जरी करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मुझे पता है कि ये पेशेंट का थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी में इधर प्रॉपर उसका हार्ट का रीजन है, ये एरिया में उसका राइट लंग है, ये एरिया में उसका लेफ्ट लंग है, ठीक है। लेफ्ट लंग में थोड़ा सा ज्यादा कैविटी है क्योंकि हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। देन इधर डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे ये साइड में स्टमक रहेगा, ये साइड में लिवर रहेगा, इधर इंटेस्टाइन है। तो ये जो है मुझे फिक्स पता है, तो आई नो वेयर टू डिसेक्ट फॉर व्हाट पर्टिकुलर थिंग। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो काम आता है वो है बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन बाद में, फिलहाल पहले जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, नाउ जर्म्स, ये टर्म का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन विद द टर्म जर्म्स? कीटाणु और कुछ जर्म्स बोलेगा तो आप लोग के दिमाग में कीटाणु भी हमेशा आता है, बिकॉज बचपन से आप लोग को वही बताया गया है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द राइट डेफिनेशन फॉर द टर्म जर्म्स। जर्म्स मतलब एनी सॉर्ट ऑफ सेल्स दैट कैन कीप ऑन ग्रोइंग, दैट कैन कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग। समझ में आ रहा है? नो डाउट कीटाणु के सेल्स जो है वो वही काम कर रहे हैं ना, इट इज ग्रोइंग। जर्म्स हम लोग जब बोलते हैं तो व्हाट वी मीन इज वो जो सेल्स है, वो बैक्टीरियल सेल्स हमारे बॉडी में आने के बाद क्या कर रहे हैं? वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं इन नंबर्स, तो इस वजह से मेरे बॉडी में डिजीज कॉज हो रहा है, राइट। बट जब हम लोग कंसीडर करते हैं जर्म इज एक्चुअली व्हाट वी मीन एज द सेल्युलर थिंग्स दैट कैन कीप ऑन ग्रोइंग, दैट कैन कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग। दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन जब हम लोग सीड में से प्लांट का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। सुना है? हाँ, नहीं सुना है? जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं? सीड में से जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, ठीक है। जर्म लेयर्स मतलब a cellular system that can keep on growing, that's it. Clear? अब try to understand this. When our body was developing in any particular way, अभी जैसे for an example बहुत सारे organisms में कैसा उनके अंडों के अंदर उनका बॉडी डेवलप होता है। हमारे केस में क्या होता है? हमारे मम्मी के अंदर हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो ये जब बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस दौरान में सबसे पहला जो सेल फॉर्म हुआ था वो क्या है? जाइगोट। द फर्स्ट सेल इज नोन एज जाइगोट, एंड ये जाइगोट डिवाइड करते हुए मल्टीट्यूड्स ऑफ सेल्स फॉर्म किया माइटोसिस करके,
ढेर सारे सेल्स फॉर्म किए। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज सेल्स, ये सेल्स को अरेंज करना पड़ता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो बॉडी सिस्टम है इसको कैसे बनाना है, अभी देखो मेरा जो जाइगोट था वो तो सिर्फ एक सिंगल सेल था, ठीक है। कुत्ते का भी जाइगोट फॉर्म होता है तो एक सिंगल सेल फॉर्म होता है, समझ में आ रहा है। वी बोथ आर मैमल्स, बट मेरा बॉडी फॉर्म होते वक्त कुत्ते के बॉडी जैसा थोड़ी मेरा बॉडी बन गया। स्पेसिफिकली वो एक इंसान के बॉडी जैसे बॉडी बना। तो वो सेल को पता कैसे चला कि मुझे किस तरीके से ये बॉडी को डेवलप करना है? यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? वो सेल को ये समझ में कैसे आया कि मुझे ये पर्टिकुलर लेयर ऑफ टिश्यू बनाना है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाना है, तब जाके ये एक इंसान के बॉडी जैसा दिखेगा, क्योंकि द जाइगोट वाज ऑफ अ इंसान। तो उसके लिए क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स में ये टिश्यू सिस्टम डेवलप किया जाता है। क्लियर है? अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में ये टिश्यू सिस्टम डेवलप किया जाता है, एंड दीज लेयर्स आर नोन एज germ layers. Clear है? Now normally there are 2 to 3 different types of germ layers. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ 2 लेयर्स के बेसिस में अपना पूरा बॉडी डेवलप करवा देता है। समझ में आ रहा है? Such an organism is known as diploblastic organism. Blast मतलब होता है लेयर, समझ में आ रहा है? Blast means layer, diplos का मतलब होता है 2। Diploblastic means 2-layered organism. समझ में आ रहा है? On the other hand, हमारे सिस्टम में या मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम में क्या होता है, 3 अलग अलग लेयर्स फॉर्म होते हैं, 3 अलग अलग जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं, एंड उस वजह से वी आर कंसिडर्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोस का मतलब 3, ब्लास्ट मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया लेयर, सो 3 लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? कोई डाउट? सो अगर हम लोग कंसिडर करें उसमें जो सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म जो है ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट, एक्टो मींस बाहर, डर्म का मतलब होता है स्किन। मैं बोल रहा था ना बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज में ध्यान में रखना, ठीक है। डर्म मींस स्किन, एक्टो मींस आउटसाइड। प्रोटोडर्म फिर क्या हो जाएगा? प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, तो पुराना स्किन, समझ में रहे। एंडोडर्म, एक्टो मतलब बाहर ना, तो एंडो मतलब अंदर, इनसाइड स्किन। क्लियर है? ये साइंस आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज सीख लो, साइंस अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। सो एक्टोडर्म, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, ये सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है। और ये कंपलसरी लेयर है, ये रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर लो, सब में ये रहेगा, ठीक है। डेवलप्स इनटू एपिडर्मिस, ठीक है, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। एंड उसके अलावा हेयर, नेल, हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आईज, ये सारी चीजें बनाता है। इसके अलावा हमारे नाक के अंदर का, माउथ का जो लाइनिंग वगैरह है वो सभी ये फॉर्म करता है, एपिडर्मिस। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट अगर हम लोग कंसिडर करें, वी हैव मेसोडर्म। नाउ मेसोडर्म इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नहीं मिलेगा। Am I clear? कोई डाउट? मेसोडर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही दिखेगा, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नजर नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? ये जनरली हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फॉर्म करते हैं। ये मिडिल लेयर ऑफ एम्ब्रियो है एंड ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है। ये हमारा मसल्स, बोन्स एंड जो भी हमारा क्या बोल सकते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो सिस्टम को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? एंड इन द मीन टाइम ये हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी डिफाइन करता है, ब्लड वगैरह फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इट इज अगेन मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर है? कोई डाउट? तो नॉर्मली जब हम मेसोडर्म की बात करते हैं ये
बेसिकली आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाता है। एक तो है पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम क्या है ये आप लोगों को इसके आगे समझेगा, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। सो पेरिटोनियम फॉर्म करता है। दूसरा, ये हमारे बॉडी के अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज को फॉर्म करता है, जो बेसिकली ऑर्गन्स को अच्छे से जगह टू जगह होल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। एंड सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन कॉज करवा देता है। क्लियर है? सो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर बेसिकली वर्किंग विद द हेल्प ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ही नजर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? जल्दी 22 पे सो नाउ क्लियर है इतना तक? कोई डाउट? अब इसके अलावा वी हैव द एंडोडर्म। एंडोडर्म बोलेगा तो इट्स द इनर मोस्ट लेयर। अच्छा हाँ, मेसोडर्म से एक और इंपॉर्टेंट चीज बन रहा है जो कि कॉर्डेक्स में देखने को मिल रहा है, नोटोकॉर्ड। जो डॉर्सल नोटोकॉर्ड है, इट इज मेड अप ऑफ मेसोडर्म ओनली। ना मैंने बोला था ना, दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक पेरिटोनियम एंड दूसरा मेसोडर्मल नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के बेसिस में हमारा वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म होता है, एंड वो वर्टिब्रल कॉलम के साइड से हमारे बाकी के स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू होता है। सो इट क्रिएट्स द आवर बॉडी एक्सेस टू कंसीडर। समझ में आ रहा है? मेसोडर्म जो है हमारे पूरे बॉडी का एक्सेस फॉर्म कर रहा है इन दैट केस। एंड ऑफ द डे एंडोडर्म, ना एंडोडर्म जो है वो आपके बॉडी का सारा इंटरनल ऑर्गन्स एंड इंटरनल लाइनिंग्स को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स का सिस्टम दिख रहा है आपको, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह नजर आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नजर आ रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो नजर आ रहा है, ये सब के सब आपका इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ एंडोडर्म। क्लियर है? सो ये जो है ये आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स का पूरा सेटअप है वो सब एंडोडर्म फॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज नो डाउट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। एंड अगर हम लोग कंसीडर करें डिप्लोब्लास्टिक लेयर, अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर रहा हूं, उसमें मेरे को सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही दिखेगा, मेसोडर्म आपको नजर नहीं आने वाला। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के केस में आपको ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स नजर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? So based on that, let's work out. So can you see we have a diploblastic organism. यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है, this is the endoderm and ये जो है ये ectoderm है, ठीक है। So बस यही दो सिस्टम है। On the other hand ये देखो, this is endoderm, ectoderm, but उसके दोनों साइड में आपको मेसोडर्म का कंटेंट दिख रहा है। समझ में आ रहा है? सो होता क्या है कि अगर हम लोग कंसीडर करें एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में आपको एक अंदर का सेल्यूलर लेयर दिखेगा व्हिच इज द एंडोडर्म, एक बाहर का सेल्यूलर लेयर दिखेगा व्हिच इज द एक्टोडर्म। इन दोनों के बीच में एक ऐसा फ्लूइड बेस्ड कैविटी रहेगा, ठीक है। ये जो फ्लूइड बेस्ड कैविटी है इसको हम लोग कहते हैं मेसोग्लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेसोग्लिया। ग्लिया मतलब कोई भी फ्लूइड बेस्ड सिस्टम जो दो चीजों के बीच में कनेक्शन कॉज कर रहा है। समझ में आ रहा है? ग्लिया मतलब कोई भी फ्लूइड बेस्ड सिस्टम जो दो चीजों के बीच में कनेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसे हम लोग ग्लिया कहते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे मेसोग्लिया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखो वी हैव द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड बीच में वी हैव द मेसोडर्म। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया? Well, this is how the diploblastic and triploblastic system can be classified. ये भी एक important characteristic बन जाता है। But lower organisms में आप लोगों को diploblastic दिखेगा, triploblastic बाकी majority of the organisms में present है। Clear है? So based on that, अगर हम लोग consider करें, the next thing that we are considering is body cavity, coelom.
सीलोम, ये जो टर्म है इट मींस कैविटी, समझ में आ रहा है? सीलोम एंड साइनस ये दोनों का मतलब कैविटी होता है। सिर्फ साइनस का मतलब आपको बेसिकली वो जो कैविटी है उसको एक पर्टिकुलर होल से एनक्लोज करके रखा रहेगा, समझ में आ रहा है? मतलब एक छोटा सा पोर होगा एंड उसके बाद पूरा एक बड़ा कैविटी रहेगा, तो दैट इज अ साइनस, ठीक है। सीलोम जब हम लोग बोलते हैं वी हैव अ ओपन कैविटी, समझ में आ रहा है? एंड दिस ओपन कैविटी इज नाउ स्पेसिफिकली कंसिडर्ड इनटू मेनी डिफरेंट पार्ट्स। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल वी हैव द असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। सी सबसे पहला असिलोमेट। असिलोमेट के केस में क्या हो रहा है, बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं है, यू कैन सी द एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, एंडोडर्म के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है। समझ लो फॉर एन एग्जांपल एक असिलोमेट वाला ऑर्गेनिज्म एक अच्छा सा शादी में खाना खाने गया, ठीक है, खाना बहुत अच्छा था। अब खाना बहुत अच्छा था तो हम लोग छोड़ते थोड़ी है, ठीक है, इधर तक, ठीक है। अब इधर तक ठूसने के बाद क्या होता है, हम लोग को बॉडी में कैविटी है फिर भी तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो सोचो इधर क्या लफड़ा होगा, उनका बॉडी फट जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? दे वुड बी एबल टू बैलेंस अप देयर बॉडी इन दैट केस, क्योंकि बॉडी में कैविटी ना होने की वजह से ऑर्गन्स को जो थोड़ा बहुत मूवमेंट का जगह मिलना चाहिए, जो थोड़ा बहुत प्ले मिलना चाहिए, वो नहीं है। समझ में आ रहा है? एंड वो ना होने की वजह से देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इनसाइड द सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो उसका पूरा सिस्टम प्रोसेसिंग जो है माल फंक्शन करना शुरू कर देगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया? तो इसलिए बॉडी में कैविटी होना जरूरी है। अब कैविटी होना जरूरी है तो चलो ठीक है, नाम के लिए बस एक कैविटी बना देना भी तो सही नहीं होता ना। सी देयर इज लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप मार्केट में जा रहे हो बैग खरीदने, ठीक है, बैग खरीदने गए आप, वहां पे जाके आप लोगों को उन्होंने दुकान में दो चीजें दिखाया, एक 250 रुपए का बैग था और एक 2500 का बैग था, ठीक है। 250 रुपए के ऊपर एडिबास लिखा हुआ है, 2500 के ऊपर एडिडास लिखा हुआ है। बट ये सिर्फ बी और डी का फर्क की वजह से आप लोगों का पैसा ये ले रहे हैं क्या वो लोग? नहीं ना, क्वालिटी डिफाइंड है। सी एडिबास का जो बैग है वो सिर्फ एक बैग है, आप उसमें सामान डाल दो, वो सामान धाम-धूम करके हिलता रहेगा, ठीक है। आपने समझ लो लैपटॉप बैग लिया तो उसमें लैपटॉप रखने के बाद वो लैपटॉप ऐसा हिलेगा जैसे कि गया लैपटॉप पूरा आपका 12 के भाव में गया। यू गॉट माय पॉइंट? ऑन द अदर हैंड एडिडास लोगे तो क्या होगा, आपका लैपटॉप कितना भी गर्दी वाले ट्रेन में चढ़ो, नॉर्मली अभी जैसे इधर से करजत से आप लोग लेट्स से पीक आवर्स में खोपली से आने वाला एक ट्रेन में चढ़ रहे हो, तो उसमें जो आपका हालत होने वाला है, आपका कुछ भी हालत हो जाए आपका लैपटॉप बहुत सेफ रहेगा, ठीक है। तो बैग का क्वालिटी वैसे डिफाइन किया गया है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रहता है। मतलब अभी समझ लो फॉर एन एग्जांपल, आपने वो 250 वाला बैग लिया, उसमें कैसा है, कोई ऐसा प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, आप कोई भी चीज कहीं पे भी डाल दो, बस फिर बाद में आपको वो हर एक चीज ढूंढना पड़ेगा, सारी चीजें निकाल के वो एक छोटा सा चीज ढूंढना पड़ेगा। बट आपने अगर एक अच्छा ब्रांडेड बैग लिया तो उसमें कैसा है, हर एक चीज को रखने के लिए एक अलग छोटा सा पॉकेट रहेगा, ठीक है। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल पेन ड्राइव वगैरह अगर आपने बैग में ऐसे डाल दिया, वो मिलना मुश्किल हो जाता है। बट अच्छे ब्रांडेड बैग्स में कैसा है, वो उस एक अलग सा जिप वाला पॉकेट रहेगा, नेट वाला पॉकेट रहेगा, उसमें आप वो पेन ड्राइव वगैरह रख सकते हो, तो फटाक से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ट्रू बॉडी कैविटी इज लाइक एडिडास। समझ में आ रहा है? ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो एडिडास की तरह होता है, एंड फॉल्स बॉडी कैविटी इज लाइक एडिबास। डिफरेंस समझा? समझ में आ रहा है? स्यूडोसिलोम, असिलोमेट तो मैंने बता दिया। स्यूडोसिलोम इज अ कंडीशन जहां पे कैसा हो रहा है कि बॉडी में सिर्फ एक कैविटी बना दिया है इन्होंने, वो कैविटी को प्रॉपर लाइनिंग नहीं दिया है। यू कैन सी देयर इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म
एंड दिस इज एंडोडर्म। ठीक है, इसके बीच में मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक कैविटी डाल दिया गया। अभी समझ लो फॉर एन एग्जांपल, ये ऑर्गेनिज्म अगर स्किपिंग कर रहा होता तो इसका पेट भी अंदर धम धम चालू है। यू गॉट माय पॉइंट? कोई प्रॉपर होल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग क्या क्या नहीं करते, बट हमारा ऑर्गन हिलता नहीं है। ठीक है, मेरा हार्ट, मैं जब लेट्स से स्किपिंग कर रहा हूं तो मेरा हार्ट उठ के मेरे मुंह तक नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि बॉडी में ये कैविटी को अच्छे से डिफाइन किया गया है, उसको होल्ड करने के लिए अलग से स्ट्रक्चर्स बनाए गए, एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ समथिंग दैट वी कॉल एज पेरिटोनियम। समझ में आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेसोडर्म से क्या बनता है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का खासियत क्या है? ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर को हमारे ऑर्गन्स के साथ अच्छे से कनेक्टिव टिश्यू के मदद से होल्ड करके रखता है। एज यू कैन सी, दिस इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये कैविटी है, बट अभी देखो मेसोडर्म ने क्या किया है, आके ये पूरा सिस्टम को अच्छे से सराउंड करके होल्ड करके रखा है। समझ में आ रहा है? सो दिस लेयर बिकम्स द पेरिटोनियल लेयर। ये बाहर का और ये अंदर का, ये दोनों लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। ठीक है, तो इन दैट केस हमेशा याद रखना, कोई भी चीज बाहर का, अभी समझ लो दिस इज द वॉल फॉर द आउटर साइड। ठीक है, वॉल को टच करके अगर कोई चीज बन रहा है तो दैट इज पैराइटल। वॉल को टच कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैराइटल। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड, ऑर्गन को टच कर रहा है, ऑर्गन को हम लोग साइंटिफिक टर्म से कहते हैं विसेरा। ऑर्गन को क्या कहते हैं? विसेरा। सो ऑर्गन को टच कर रहे तो विसेरल। समझ में आ रहा है? सो वॉल को टच कर रहा है पैराइटल पेरिटोनियम, ऑर्गन को टच कर रहा है विसेरल पेरिटोनियम। समझ में आ रहा है? सी, ये जो पार्ट है दिस इज द पैराइटल पेरिटोनियम। क्लियर है? जबकि ये जो पार्ट है दिस इज द विसेरल पेरिटोनियम। क्लियर है? कोई डाउट? समझा? पक्का? सो अगर हम लोग कंसीडर करें, ये पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसेरल पेरिटोनियम आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, बट इन दैट केस दो वेरिएशंस होते हैं। जो यूसिलोम है, वो यूसिलोम को हम लोग दो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ना। ये थोड़ा सा ना नीट वालों के लिए, ठीक है? यूसिलोम का जो क्लासिफिकेशन है दिस इज खास करके फॉर नीट पीपल। सो आप दोनों में से कोई नीट एस्पिरेंट है? यू आर नीट एस्पिरेंट, ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फिलहाल मत खरीदो, ठीक है? डू नॉट बाय एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एक स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक लो, रीडिंग स्टार्ट करो, बाकी एनसीईआरटी लेवल मटेरियल हम लोग देंगे, डोंट वरी, ठीक है? और अगर बुक खरीदना ही है तो मैं आप लोग को एक रेफरेंस बुक बोलूँगा, वो ले लेना, तो उसमें कैसे आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा। तो बिन फालतू का एक्स्ट्रा बर्डन अपने सिर पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग। जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो स्ट्रक्चर है आपका सिलोम का, यूसिलोम का, उसको दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है स्किज़ोसील एंड दूसरा है एंटेरोसील। समझ में आ रहा है? स्किज़ोसील एंड एंटेरोसील। स्किज़ो, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ नथिंग, ठीक है? किसी भी चीज का ना होने से उसके बावजूद उधर कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम बना देना, दैट इज स्किज़ो, ठीक है? सो स्किज़ोसील मतलब एकदम अचानक से सेंटर में उन लोग ने एक कैविटी डेवलप करना शुरू कर दिया। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? ये देखो, ये उनका एक्टोडर्म था, ये एंडोडर्म था, ठीक है? पूरा बॉडी डेवलप होते वक्त बीच में अचानक से एक कैविटी डिफाइन कर दिया गया, ठीक है? बीच में अचानक से एक कैविटी डिफाइन किया एंड फिर वो कैविटी को एक्सटेंड किया उन्होंने, ठीक है? सो यहाँ पे कोई अलग से कैविटी का लाइनिंग था नहीं, इन्होंने डेवलप किया। सो दैट इज स्किज़ोसील। बीच में से जो मेसोडर्म है ना, वो बीच में से ऐसा फट गया, स्प्लिट हो गया,
एंड वो फटने की वजह से फिर उन्होंने ओवरकम किया वो बाकी का जो लाइनिंग है, बट बीच में कैविटी डेवलप हो गया, तो दैट इज नोन एज स्किज़ोसील। ऑन द अदर हैंड दूसरा वाला है एंटेरोसील। एंटेरोसील मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह वो सब बनाते वक्त उसके बाजू से मेसोडर्म ने एक कैविटी डेवलप करना शुरू किया। ये देखो, ये एंडोडर्म था, ये एक्टोडर्म। ये देखो मेसोडर्म ने क्या किया, उसने ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनने वाला था ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बाजू से ओपनिंग क्रिएट किया, समझ में आ रहा है? एंड फिर वो ओपनिंग एक्सटेंड होने लगा एंड एक्सटेंड होके उसने बॉडी कैविटी डेवलप किया। सो दैट इज नोन एज एंटेरोसील। एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, समझ में आ रहा है? एंटेरॉन का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन। सी एट दिस पॉइंट, सिंस मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज, बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज, हमारे ऑर्गन्स के नाम भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है? दिस इज नोन एज हेड, राइट? हेड को बायोलॉजी में हम लोग क्या कहेंगे? सेफेलॉन, ठीक है? हेड को क्या कहेंगे? सेफेलॉन या सेफेलम, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है? सेफेलम मीन्स हेड, क्लियर? हेड के अंदर क्या है? अंदर ब्रेन, हेड के अंदर है ना एनसेफेलॉन। ब्रेन को क्या कहते हैं? एनसेफेलॉन, इनसाइड द हेड, क्लियर है? कान को ओटोरम, ईयर्स आर नोन एज ओटोरम। दिस इज राइनोस, इसको क्या कहेंगे? राइनोस। सी द टर्म सेरोस का मतलब होता है हॉर्न, सिंग। सेरोस मीन्स हॉर्न, सिंग, ठीक है? सो राइनोस पे सिंग, राइनोसेरोस, समझ में आ रहा है? राइनोसेरोस ये नाम कैसे पड़ा? राइनोस पे हॉर्न, सो राइनोसेरोस, क्लियर है? कोई डाउट? इसके अलावा फिर उसके बाद माउथ को हम लोग कहते हैं बक्कल या बक्कम, जो भी आप बोलना चाहो, एंड लिप्स इज नोन एज लेबिया, समझ में आ रहा है? लिप्स इज नोन एज लेबिया, क्लियर? उसके बाद ये जो है वी कॉल दिस एज द सर्विक्स, ये नेक का जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स, ठीक है? उसके बाद दिस चेस्ट इज नोन एज थोरैक्स, lungs are known as pulmon, heart is known as cardium, diaphragm is known as domain, domain के नीचे abdomen, कोई भी चीज के ऊपर अगर है तो एड, चीज के नीचे है तो एब, समझ में रहे? अभी जैसे एक्सिस के ऊपर है तो एडैक्सियल, एक्सिस के नीचे है तो एबैक्सियल, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि डोमेन के नीचे है एब्डोमेन, एब्स क्या होता है नहीं पता, बट एब्डोमेन होता है, समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद अगर हम लोग कंसिडर करें ऑन द राइट हैंड साइड, ये जो है आपका स्टमक आ जाएगा, ठीक है? स्टमक को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रम, स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रम। लिवर इज हेपेटम, ठीक है? लिवर इज हेपेटम। इंटेस्टाइन को मैंने अभी टर्म दिया था, क्या बोला था? एंटेरॉन, समझ में आ रहा है? इंटेस्टाइन मतलब एंटेरॉन, क्लियर है? कोई डाउट? ये ऐसे करके टर्मिनोलॉजीज आपको बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तो याद रहेंगे, ठीक है? हैंड्स आर नोन एज मैनस, हैंड्स आर नोन एज मैनस, एंड लेग्स इज पीडम, ठीक है? लेग्स को हम लोग क्या कहेंगे? पीडम, क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? सो ये टर्मिनोलॉजीज जितनी बार आप दोहराओगे उतना आपको याद रहेगा, और जितना आपको याद रहेगा यूजिंग देम इन द पेपर विल बिकम मच मोर इजियर, समझ में आ रहा है? ये आप लोगों को समझने के लिए हेल्प करेगा। सो नॉर्मली जब हम लोग कंसिडर करते हैं एंटेरोसील, एंटेरॉन का मतलब इंटेस्टाइन, राइट? तो इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन के दौरान उसके बाजू से दो कैविटीज फॉर्म हुए, तो दैट्स व्हाई एंटेरोसील, क्लियर है? कोई डाउट? समझा? पक्का?
So this is how the formation of two different types of coelom occurs. ये खास करके नीट वालों के लिए, ठीक है, ये आपका स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये नीट वालों के लिए मैंने ये स्पेशली स्लाइड बनाया क्योंकि इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2016 में, 2016 का फेज ए में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2016 का फेज ए इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, तो आई विल सजेस्ट, मतलब आप आफ्टर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, आई विल सजेस्ट दिस कि एक बार वो पेपर जो है वो आप ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन पर्सनल बेसिस, दिस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर नीट, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि आपका पोजीशन कहाँ पे है उस मामले में, ठीक है। सी ऑलवेज रिमेंबर पेपर सॉल्विंग आप लोग ने 10th में किया था या नहीं पता नहीं, बट पेपर सॉल्विंग इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि आप किस पोजीशन पे हो, समझ में आ रहा है। सो फ्रॉम डे वन इटसेल्फ आप लोग जितना तैयारी रखोगे उतना बेहतर, ठीक है। सो अगर हम लोग कंसिडर करें यूजिंग दैट, अभी देखो हमारा जो बॉडी कैविटी है वो कैसे डिफाइन होता है वो समझने की कोशिश करो। हमारा जो बॉडी का कैविटी है दैट इज एंटेरोसील, बट ये एंटेरोसील ने फिर क्या किया, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन के हिसाब से कैविटी फॉर्म किया, ठीक है। एक मैमेलियन बॉडी कैविटी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा बॉडी को ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कैविटी डिफाइन किया। आप लोग ने कभी वो टूल बॉक्स वगैरह देखा है, जो बड़े बड़े टूल बॉक्स होते हैं, वो टूल बॉक्स में कैसा है, हथौड़ी रखना है तो हथौड़ी के लिए अलग से स्पेसिफिक शेप कट किया हुआ रहेगा एंड उसमें हथौड़ी आपका बैठेगा, ठीक है। अब दूसरा कहीं पे भी हथौड़ी नहीं रख सकते, यू गॉट माय पॉइंट। वैसा ही हर एक चीज के लिए ऐसा स्पेसिफिक शेप कट किया हुआ है, उसमें ही वो चीज बिठाना पड़ेगा, दूसरा कहीं पे भी आप वो सेट नहीं कर सकते। दैट स्पेसिफिसिटी इज सीन इन केस ऑफ आवर बॉडी। हमारा पूरा बॉडी का जो कैविटी है ना उसको ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, समझ में आ रहा है। सो वी हैव सबसे पहला तो द क्रेनियल कैविटी एंड द डॉर्सल बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कैविटी भी कंसीडर करते हैं। सो ये दोनों को मिला के डॉर्सल बॉडी कैविटी बोल दिया जाता है। क्रेनियल मतलब हमारा ब्रेन के लिए एंड बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक कैविटी डिफाइन किया हुआ है, समझ में आ रहा है। सो ये जो कैविटी है ये ड्यूरा मैटर्स कवर करके रखता है। इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को शायद दिखाया था, अभी तक 2024 आया नहीं है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इसने ऑलरेडी अपने आप को अपडेट कर दिया, ठीक है चलो। सो ओके, सो नाउ ये जो पर्पल कलर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है ये पूरा का पूरा कैविटी है, ठीक है। ये जो कवरिंग है ना इसको हम लोग ड्यूरा मैटर कहते हैं, दिख रहा है ड्यूरा मैटर। एंड ये ड्यूरा मैटर में अंदर आप लोगों को ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं ना दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, समझ में आ रहा है। सो दैट्स हाउ द सिस्टम गोज।
और अगर हम लोग कंसिडर करें हमारा ब्रेन का भी सिस्टम में ऐसा सेटअप दिया हुआ है, ऐसा सेटअप दिया हुआ है। तो अगर हम लोग कंसिडर करें, ये देखो, ये है आपका जो क्रेनियम, हमारा जो सिर के ऊपर जो बोन है, वो बोन को हम लोग कहते हैं क्रेनियम ना। सो क्रेनियम है, दिस इज द ड्यूरा मैटर, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज द ड्यूरा मैटर। एंड फिर उसके बाद ये एराक्नॉइड मैटर बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये देखो आपका कंसिडर करो, दिस इज ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये आपका पूरा ड्यूरा मैटर है, ये एराक्नॉइड मैटर आ जाता है, ठीक है, एराक्नॉइड मैटर। एंड फिर लास्ट में वी हैव द पिया मैटर। ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। अब इस बीच में ये देखो, ये कैविटी दिख रहा है आपको, ये पूरा कैविटी, ये कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये जो कैविटी है इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। दिस कैविटी इज ट्राइंग टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन। समझ में आ रहा है? ये क्रेनियल कैविटी है, समझ में आ रहा है? ये बेसिकली मेरा ब्रेन के लोब्स है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेड्यूला, ये मेरे ब्रेन के लोब्स है। उसके ऊपर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब समझ लो फुटबॉल खेलते वक्त आपने एक ऐसा हेडिंग मार दिया, आपका ब्रेन उधर ही थम हो गया अगर कैविटी नहीं होता तो, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, द रीजन इज दिस फ्लूइड मैटर। समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट? दिस इज हाउ द सिस्टम गोज। तो वैसा हम लोग ने डॉर्सल कैविटी देख लिया, ये पूरा डॉर्सल कैविटी में आ जाता है। अच्छा, अब अगर हम लोग कंसिडर करें वी हैव द थोरैसिक कैविटी, वेंट्रल रीजन में। अभी देखो कैसा, ये देखो डॉर्सल कैविटी में आपको क्रेनियल कैविटी मिला, वर्टिब्रल कैविटी मिला, ठीक है। इसमें चिपक गया, इसमें मैग्नेट है ना, वो इसके नीचे शायद ये मेटल है तो चिपक गया एकदम। ऑन द अदर हैंड वेंट्रल साइड में अगर हम लोग कंसीडर करें थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी को अगेन हम लोग अगर डिवाइड करें, वी हैव द पल्मोनरी कैविटी एंड वी हैव द कार्डियक कैविटी। समझ में आ रहा है? पल्मोनरी कैविटी एंड कार्डियक कैविटी, लिटरली हार्ट और लंग्स के लिए अलग अलग पेरिटोनियम लगा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली जो लंग्स का जो लेयर है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्लूरा। लंग्स के ऊपर जो लगा है दैट इज नोन एज प्लूरा। ऑन द अदर हैंड हार्ट के ऊपर जो लेयर है दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। क्लियर है? सो ऐसा। इसके बाद फिर एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी आपका पूरा का पूरा ओमेंटम फॉर्म कर देता है। ओमेंटम जो है, वी हैव द ग्रेटर ओमेंटम एंड द लेसर ओमेंटम जो स्टमक के साथ अटैच्ड है। तो ये आपका पूरा एब्डोमिनल कैविटी फॉर्म करता है। एंड देन वी हैव द पेल्विक कैविटी, जहां पे आपका एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम अटैच्ड है। समझ में आ रहा है? सो ऐसे करके पूरा का पूरा बॉडी का कैविटी को डिफाइन किया गया है। ये देखो आप देख सकते हो प्लूरा कैविटी, दिस इज द प्लूरल कैविटी। देन वी हैव द सुपीरियर मीडियास्टिनम जो कि बेसिकली एक क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी ग्लैंड को स्टोर करने के लिए काम आता है। मतलब करेंटली आप लोगों के बॉडी में वो ग्लैंड है, मेरे बॉडी में वो ग्लैंड मर चुका है, खत्म हो चुका है। वी कॉल इट एज अ थाइमस ग्लैंड। सुना है ये? नहीं। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, ठीक है। करेंटली आप लोगों के बॉडी में ये एक्टिव है ग्लैंड, बट मेरे बॉडी में क्योंकि आई एम लाइक नाउ 34, वो मर चुका है एंड धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगा है, ठीक है। बाय द टाइम आई एम 40 वो खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब वो कभी था भी, उसका कोई ऐसा ये नहीं रहेगा, बट वहां पे एक कैविटी रह जाएगा। दैट कैविटी इज नोन एज द सुपीरियर मीडियास्टिनम। क्लियर है? फिर यू कैन सी द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी विद इन द मीडियास्टिनम, दिख रहा है। एंड फिर एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस इज द पेल्विक कैविटी।
क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया? सो दैट्स द थिंग. एब्डोमिनल कैविटी में डिटेल में वर्कआउट करूंगा व्हेन आई विल टीच यू द ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, एंड पेल्विक कैविटी जो है वो अगले साल देखने को मिलेगा. क्लियर है? कोई डाउट? इतना तक समझा? नाउ बेस्ड ऑन दैट अगर हम लोग कंसीडर करें, नेक्स्ट इज बॉडी सेगमेंटेशन. बॉडी सेगमेंटेशन मतलब क्या कि अगर मैंने मेरे पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया, तो होता क्या है कि आई कैन लोकेट एंड एलोकेट द ऑर्गन्स स्पेसिफिकली टू अ स्पेसिफिक सेगमेंट. समझ में आ रहा है? अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने लेट्स से ऐसा कंसीडर किया कि आई एम अ कार्डियक सर्जन, ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट आया फॉर द सर्जरी और मैंने उसका इधर कट किया. एम आई अ गुड सर्जन? क्यों? मैं कार्डियो सर्जन है, मतलब मेरे को हार्ट का सर्जरी करना था. मैंने किधर कट किया? इधर ना, एब्डोमिनल कैविटी में. क्या मतलब बनता है? मुझे थोरेसिक कैविटी में कट करना था, इंसिजन करना था, राइट? सो दैट्स द थिंग. आप लोगों का ये जो फिक्सचर है ऑफ नॉलेज, ये क्यों ऐसा डेवलप हुआ? बिकॉज आवर बॉडी इज काइंड ऑफ सेगमेंटेड. अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉडी को आपका सिलेबस असेगमेंटेड कंसीडर करता है, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक विजिबल लाइन फॉर सेगमेंटेशन. ठीक है, क्योंकि सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे रिपीटेशन ऑफ लाइंस रहेंगे, एंड दीज रिपीटेशन ऑफ लाइंस विल डिफाइन अ स्पेसिफिक सेगमेंट जहां पे एक स्पेसिफिक इंटरनल ऑर्गन पाया जाएगा. समझ में आ रहा है? एंड दैट कैन बी ओनली सीन इन केस ऑफ सम लोअर ऑर्गेनिजम्स जो कि हायर इन देयर केस है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एनेलिडा टू अप टू लाइक थोड़ा बहुत इन मोलस्का. मोलस्का में भी सबको नहीं, बट कुछ मोलस्कन्स के पास सेगमेंटेशन होते हैं. आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा, ये दोनों फाइलम में आपको सबसे ज्यादा सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा. क्लियर है? सो सेगमेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटा, ये टर्म का मतलब क्या होता है? रणवीर चल, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रणवीर फर्स्ट लेक्चर से है. सो मेटा, ये टर्म का मतलब क्या होता है? मैंने बोला ना बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज. तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर से हर लेक्चर में ये टर्म सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मेटा, ये टर्म का मतलब क्या है? पराग भी था ना? मेटा टर्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था. मेटा, ये टर्म का मतलब क्या है? कैसे होगा? ऑलमोस्ट 1 महीने से मैंने वो चीज 3 बार पढ़ा है, और 3 बार पढ़ाते वक्त कैसा है, बाकी लोग नए नए आते गए, बट ये बंदा था हमेशा. इसलिए मैंने इसको पूछा. कैसे चलेगा? सो मेटा, ये टर्म का मतलब होता है ट्रांजिशन. ठीक है, या फिर चेंजिंग. कोई भी चीज अगर चेंजिंग फेज में रहता है, मतलब वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है, कभी कांस्टेंट नहीं होता है,
तो उसे हम लोग कहेंगे मेटा। समझ में आया? आप लोग ने एक टर्म पढ़ा रहेगा मेटामॉर्फोसिस, जो हम लोग इधर देखेंगे नो डाउट डिटेल में। ठीक है, किंगडम एनिमलिया में हम लोग मेटामॉर्फोसिस डिटेल में देखेंगे। तो ये जो मेटा ये टर्म है वहां पे एक्चुअली क्या मीन करता है? चेंजिंग, ट्रांजिशन। ठीक है, मॉर्फो मीन्स बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर। सो चेंजेस इन द बॉडी शेप, चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दैट ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। पहला बारिश आया, छाता नहीं लाया मैंने, सुबह बस धूप खिला था मैं, वो देख के छाता नहीं लाया। ठीक है, गाड़ी में रेनकोट है बट वो अमरनाथ स्टेशन, इधर से करजत स्टेशन तक कैसे जाऊंगा, इधर से उधर लेना पड़ेगा छाता। एनीवेज, समझा? मेटा मीन्स चेंजिंग। ठीक है, अभी से सब लोग याद रखो कंपल्सरीली। ये टर्म आप लोगों को बहुत देखने मिलेगा बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग, राइट? अभी देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? मेटा। क्यों? चेंजिंग ट्रेंड्स। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह में क्या हो रहा है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, सो चेंजिंग ट्रेंड्स को डिफाइन करने वाला मेटावर्स। समझ में आ रहा है? सो मेटा ये टर्म हम लोग वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज होती रहती है, ट्रांजिशन होती रहती है। मेटाबॉलिज्म मीन्स चेंजिंग रिएक्शंस। हम लोग दो अलग अलग रिएक्शंस कंसिडर कर रहे हैं ना, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शन, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही मेटा इट मीन्स बेसिकली चेंजिंग। मियर्स, मियर्स का मतलब कोई भी यूनिट, मियर मीन्स एनी काइंड ऑफ यूनिट। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब क्या? हर एक सेगमेंट में आपको कुछ ना कुछ चेंज नजर आएगा। ऊपर से सेगमेंट रिपीट हो रहे हैं बट अंदर से उसका इंटरनल ऑर्गन उस पर्टिकुलर एरिया के लिए फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, अर्थवर्म के केस में दे हैव बोथ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो दो अर्थवर्म जब एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपना स्पर्म गिफ्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इन दैट केस वो स्पर्म गिफ्ट करने के बाद वक्त पता कैसे चलेगा कि तेरा फीमेल पार्ट किधर है, उस दूसरे वाले का फीमेल पार्ट किधर है? सेगमेंट्स फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है? 14 टू 15 सेगमेंट के बीच में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग नजर आएगा। ठीक है, जबकि 18 टू 19 के बीच में आपका मेल रिप्रोडक्टिव मतलब अर्थवर्म का मेल रिप्रोडक्टिव का ओपनिंग नजर आएगा। ये फिक्स्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इसलिए दो अर्थवर्म जब एक दूसरे से मिल गए, वो लोग बराबर वो एक दूसरे को अलाइन करते हैं एक दूसरे के साथ एंड अपना अपना स्पर्म एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन हेल्प्स देम इन दैट केस। ठीक है, ईच एंड एवरी बॉडीज इंटरनल ऑर्गन इज सिचुएटेड अकॉर्डिंग टू देयर सेगमेंट्स। कैन यू सी दिस? कैसे सेगमेंटेशन दिया गया है? समझ में आया? सो दैट्स हाउ द सेटअप गोज। अगर हम लोग कंसिडर करें इन केस ऑफ ये जो कोलंबी जो आप लोग कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, श्रिम्प्स, दे हैव देयर हेड एंड थोरैक्स फ्यूज टुगेदर। इनका जो हेड और चेस्ट है वो एक साथ ज्वाइन हो चुका है, इसलिए नाम क्या दिया? देखो, सेफालोथोरैक्स। सेफालम मींस हेड, थोरैक्स मतलब चेस्ट। हेड और चेस्ट फ्यूज हो गया ना, सेफालोथोरैक्स। क्लियर है? एंड एब्डोमेन अलग से डिफाइन किया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। समझ में आ रहा है? सो ये आप लोगों को आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा ये सब में और वर्टिब्रेट्स में भी आप लोगों को ये सिस्टम देखने को मिलेगा, बॉडी सेगमेंटेशन। क्लियर है? कोई डाउट?
वेल आफ्टर बॉडी सेगमेंटेशन जो नेक्स्ट चीज हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो है हैबिटेट। नाउ ये बॉडी सेगमेंटेशन तक जो भी मैंने बताया ना वो आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्टली दिया हुआ है, इतना तक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोगों को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बट द थिंग इज किंगडम एनिमेलिया इज अ वेरी वास्ट किंगडम टू कंसीडर विद वेरी डाइवर्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सी प्लांट क्लासिफिकेशन ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन में क्या है कि बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू हैव द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। जो प्लांट ये बिल्कुल भी नहीं दिखाता दे आर थैलोफाइटा। बाकी प्लांट्स रूट सिस्टम शूट सिस्टम जैसा कंडीशन दिखा रहे, तो जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है वो ब्रायोफाइटा, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम है तो अगर सीड नहीं दिखा रहा है तो वो टेरिडोफाइटा। अगर सीड दिखा रहा है तो वो नेकेड सीड दिखा रहा है या कवर्ड सीड दिखा रहा है, उसके हिसाब से जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये आप लोग ने 9th में पढ़ा था, याद है? उन लोग ने क्या किया, प्लांट को क्लासिफाई करते वक्त दे क्लासिफाई द होल सिस्टम एज भाग के शादी करने वाले एंड अरेंज मैरिज करने वाले। हाँ, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी ना। गेमिया मींस मैरिज, गेमिया मींस मैरिज एंड क्रिप्टोस मींस हिडन। हिडन मैरिज मतलब क्या हुआ, भाग के शादी किया, छुपा हुआ शादी, राइट। ऑन द अदर हैंड फेनेरोस का मतलब होता है शोन, विजिबल। गेमिया मींस मैरिज, सो विजिबल मैरिज या शोन मैरिज, दिखावा करके शादी कहाँ पे होता है, अरेंज मैरिज। यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? अब भाग के शादी करने के 3 तरीके। क्या? सबसे पहला, औकाती नहीं है, औकाती नहीं है, परमिशन कहाँ से मिलेगा, इसलिए भाग गए। और भाग गए तो ऐसा भागे कि दुनिया से गायब हो गए, मतलब जिंदा भी है या नहीं पता नहीं किसी को। समझ में आ रहा है? थैलोफाइटा, एल्गे। सोचो एक स्पाइरोगाइरा, लंबा सा थ्रेड था, टूटा, टूट के 2 स्पाइरोगाइरा बने, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। अब इसमें मदर वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, बच्चा वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, वो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? नहीं। समझा? थैलोफाइटा, बॉडी में कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ठीक है, ना उसके पास रूट है, ना उसके पास स्टेम है, ना उसके पास लीफ है, कुछ नहीं, ठीक है। अलगे, थैलोफाइटा में आ गए। हम लोग पढ़ेंगे, किंगडम प्लांट में भी पढ़ने वाले हैं आगे, तो दैट्स द थिंग। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट आता है कि उस पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं है। मतलब औकात है, परमिशन नहीं था। समझ में आ रहा है? औकात है पर परमिशन नहीं था, इसलिए भाग गए, बच्चों के साथ वापस आ गए। समझ में आ रहा है? बच्चों के साथ वापस आ गए, क्यों? अभी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ब्रायोफाइटा, बारिश के पहले तक पूरा दीवार साफ था, ठीक है, बारिश में किसी ने सीड तो लगाया नहीं, बट अचानक से बारिश के बाद देखो पूरा ग्रीन कलर का लेयर जम जाता है, मॉस। किसी ने उधर जाके बीज लगाया था क्या? नहीं, उनका मेटिंग दिखा ही नहीं, बट मेरे को पूरा खानदान दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ब्रायोफाइटा, क्लियर? बेटा, तीसरा है, औकात भी है, परमिशन भी है, बस कंजूस है। सी, भाग्य शादी करने में सस्ता होता है, मतलब भाग्य शादी करने का जो कंसेप्ट है, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5,000 का खर्चा होता है। मैंने कैलकुलेट किया था, स्पेसिफिकली प्लानिंग कर रहा था, वो बात और है कि हो नहीं पाया। मेरे घर वाले मेरे गर्लफ्रेंड के घर पे मेरा रिश्ता लेकर पहुँच गए थे, तो इसलिए वो हो नहीं पाया, 30 लाख का चूना लग गया। You got my point? Arranged marriage is a costly process, and जो आपका भाग्य शादी कर रहे हैं वो सस्ते में हो जाता है, 5,000, ठीक है। 1,800 रुपये आपका वो रजिस्ट्रार का फीस होता है, ठीक है। 500 रुपये वो पंडित जी को देना होता है, फिर वो अपना 500 रुपये और पकड़ो फॉर दैट वरमाला एंड सिंदूर एंड ये मंगलसूत्र, ठीक है। एंड उसके बाद 1,000 रुपये आप लोग वो जो भी
फ्रेंड्स का बाइक वगैरह लेके आए उसका पेट्रोल भराने के लिए, एंड 1000 रुपये का फ्रेंड्स को पार्टी, चाइनीज़ का पार्टी दे दो एक, ठीक है, हो गया 5000, उसमें आपका शादी डन। क्लियर है? सो अरे हाँ, ऐसे ही करने का, और बाकी जो लाख लाख रुपए आप डालने वाले थे ना उसको बचा के रखने का, वो कभी तो काम आने वाले। वैसे भी रिश्तेदार आपको खाना खाने के बाद भी गाली देने वाले, ठीक है, सो क्या ही फर्क पड़ता है। मजाक कर रहा था, डोंट टेक इट सीरियसली। ओके, सो नाउ टेरिडोफाइटा ने क्या किया है, वो लोग प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम के साथ एडवांस्ड प्लांट्स है, बट दे आर स्टिल नॉट प्रोड्यूसिंग सीड्स, दे आर फॉर्मिंग स्पोर्स, स्पोर्स से वो लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब दे आर बेसिकली वर्किंग एज इन अ वेरी एंशिएंट वे फॉर देयर सर्वाइवल। समझ में आ रहा है? इसलिए आज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच चुके हैं बहुत सारे प्लांट्स। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो है एक ज़माने में दे यूज्ड टू बी द मोस्ट अबंडेंट प्लांट ऑन अर्थ। आज क्योंकि एंजियोस्पर्म्स ने इतना ओवरटेक कर लिया है, टेरिडोफाइट्स को उतना जगह नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो डायनासोर्स ने बेसिकली इनको कचरे के भाव में खाना शुरू कर दिया था टेरिडोफाइट्स को, ठीक है, एंड वो लोग उतना रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हमें सीड तो लाना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, भाग के शादी करने की वजह से क्या हो रहा है, बदनामी हो रही है, तो इसलिए लोगों को एटलीस्ट दिखाना है कि चलो शादी की है। तो अरेंज मैरिज सिस्टम आया। अब अरेंज मैरिज सिस्टम में कैसा है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शादी, एक है लो बजट शादी एंड एक होता है हाई बजट शादी। लो बजट शादी में कैसा होता है, डेकोरेशन नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता है, ठीक है, जस्ट शादी दिखा दिया जाता है। हाई बजट शादी मतलब अच्छा खासा डेकोरेशन, ठीक है, एंड खाना पीना कुल वो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रोटी, राइस, येलो ग्रेवी दैट इज़ दाल, ठीक है, फिर ऑरेंज ग्रेवी, फिर रिटर्न ऑफ ऑरेंज ग्रेवी, फिर रिवेंज ऑफ ऑरेंज ग्रेवी, ठीक है, उसके बाद फिर एक डायबिटीज़ काउंटर रहता है और एक सर्दी खांसी काउंटर रहता है, राइट। खाने का लाइनिंग वो ऑरेंज ग्रेवीज रहते ना, कुछ भी डाल दो उसमें, पनीर डाल दिया, एक पनीर मखानी, ठीक है, फिर उसके बाद एक वेज कोरमा बना दिया, वो वेजिटेबल मिक्स करके डाल दिया वेज कोरमा। सो ऐसा 2-3 ग्रेवीज रह जाते, एंड उसके बाद फिर एक डायबिटीज़ काउंटर मतलब मिठाई, ठीक है, सारे डायबिटिक अंकल लोग वहीं पे दिखेंगे आपको, एंड फिर एक सर्दी खांसी काउंटर, मम्मी लोग मना करते, बच्चे लोग वहीं पे पड़े रहते, आइसक्रीम। समझ में आ रहा है? और वो खाने के बाद सर्दी खांसी होता ही है, तो इसलिए आई कॉल इट एज सर्दी खांसी काउंटर। समझ में आ रहा है? एंजियोस्पर्म्स आर दैट काइंड ऑफ सिस्टम। डेकोरेशन है, फ्लावर है, इसके वजह से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन इज मच मोर इफेक्टिव देयर, एंड उसके बाद खाना है, सीड के ऊपर फ्रूट। समझ में आ रहा है? एंड जिम्नोस्पर्म में क्या है, ना फ्लावर वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना उस पे सीड के ऊपर फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से उनका भी पॉपुलेशन कम हो चुका है। जिम्नोस्पर्म्स को कोई याद नहीं करता। समझ में आ रहा है? सो अगर हम लोग कंसिडर करें, दिस इज ऑल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में इससे ज़्यादा, और हाँ, एंजियोस्पर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ने कैसे क्लासीफाई किया है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। बाकी के प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया है, 3-4 ऐसे ये है, फैमिलीज है टू कंसिडर, बट एनीवेज वो आप लोगों को किंगडम प्लांटे में देखने को मिलेगा, बट उतना डिटेल्ड वेरिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सिस्टम नहीं है क्लासीफाई करने के लिए, बट एनिमल्स के लिए कैसे है, यू कैन हैव हेल लॉट ऑफ सिस्टम्स टू क्लासीफाई देम। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन वाई हम लोगों को बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब तक हम लोग ने सिर्फ 6 ही कैरेक्टर्स किए ना, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर क्लासिफिकेशन, इसलिए हम लोग ये बाकी के भी कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं। नाउ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जो एनिमल को उसके जैसा बना रहा है, दैट इज देयर हैबिटेट। वो किस इकोसिस्टम में कैसे सरवाइव करते हैं। समझ में आ रहा है? नॉर्मली जब हम लोग कंसिडर करें हैबिटेट मतलब क्या, how will you define habitat from your own side? आपके हिसाब से हैबिटेट आप कैसे डिफाइन करोगे?
हैबिट मतलब आदत, जिस जगह की आपको आदत पड़ चुकी है, समझा? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप रात को सोए हो, जिस घर में आप रह रहे हो कुछ सालों से तो एटलीस्ट उस घर में रह रहे हो, कल तो नहीं आए, तो ये जो घर में आप रह रहे हो, रात को आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, बारिश का मौसम है, जोर से सुसु आ गया, विच इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो। अब आपको जाना नहीं है उठ के, बट सुसु तो जोर का है, तो आपका आंखें बंद है, बट स्टिल यू आर एबल टू roam around through your house to enter the bathroom properly in that whole अंधेरा। पूरे अंधेरे कंडीशन में भी आप बराबर से अपने बेड से उठ के लिटरली आपने पूरा घर वगैरह घूम के बाथरूम में गए, आंखें बंद है, ठीक है, आपने सुसु किया, वापस बराबर पूरा घर घूम के आए, बेडरूम में बेड के ऊपर बैठे एंड बस। समझ में आ रहा है? इस दौरान में जो मेल्स है उन लोगों को एक और एडिशनल चीज़ करना पड़ा, दे ऑल्सो हैड टू एम प्रॉपरली, ठीक है। सो ये सारा चीज़ जो है ये क्यों ऐसा हो पाया? बिकॉज आप लोगों को उस पर्टिकुलर जगह की आदत पड़ चुकी है। हैबिटेट इज बेसिकली व्हाट यू कैन सिंपली कंसिडर एज द होम ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके साथ ये ऑर्गेनिजम्स ने कुछ एडेप्टेशंस बना के रखा हुआ है इन सच अ वे कि दे कैन ओनली सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज अ हैबिटेट, ठीक है। सो हैबिटेट रेफर्स टू द array ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एरिया सच एज टू सपोर्ट द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज नोन एज अ हैबिटेट। समझ में आ रहा है? सो इकोसिस्टम जो है वो तो बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे दिया, अब जो उन सेट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है वो उस पर्टिकुलर जगह को अपना हैबिटेट बोल पाएगा। समझ में आ रहा है? इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से डिफाइन नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश जरूर करेंगे बट वो डिफाइन खुद से ही होगा। अब उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को अडैप्ट करना होगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझा? पक्का? सो अगर हम लोग कंसिडर करें हैबिटेट को हम लोग ऐसे करके क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासिफाई करें, वी हैव एक्वाटिक हैबिटेट एंड द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन के ऊपर। क्लियर है? कोई डाउट? अब एक्वाटिक को फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें, वी हैव द फ्रेश वाटर हैबिटेट, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, एंड वी हैव द मरीन वाटर हैबिटेट व्हिच इज ओशंस एंड सीज। बट एक होता है जो बीच में भी है, वी कॉल इट एज यूस्चरीज, ब्रैकिश वाटर। सुना है? खाड़ी। खाड़ी एक्चुअली क्या है? वो नदी और समुद्र का मिक्सचर, राइट? तो उसका सैलिनिटी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है जैसा समुद्र का रहता है, बट बहुत ज्यादा लो भी नहीं है जैसा नदी का रहता है। समझ में आ रहा है? इट्स अ सिस्टम इन बिटवीन, एंड वहां का एनवायरनमेंट काफी यूनिक हो जाता है, इसलिए। समझ में आ रहा है? सो खाड़ी का जो मच्छी है वो समुद्र में भी जा सकता है, नदी में भी आ सकता है। यू गॉट माय पॉइंट? दैट्स द कंडीशन। सो दैट इज अ यूस्चरीज। On the other hand, terrestrial habitat में we have like desert habitat है, grassland habitat है, mountainous habitat है, ठीक है? ये सब अलग-अलग habitats वर्कआउट करते हैं। And based on the organism जो उस particular ecosystem में रहते हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग वो organism को classify कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कैसे? For an example, just let's go with these terminologies. कर्सोरियल, कर्सोरियल का मतलब क्या होता है? माउस कर्सर मतलब क्या? अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अब देखो, यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है डॉट मूव होता हुआ, समझ में आ रहा है? ये जो है इसको हम लोग कर्सर कहते हैं, माउस का कर्सर। क्यों?
क्योंकि वो कर्सर का मतलब क्या हो रहा है, ये मैं सरफेस के ऊपर घुमा पा रहा हूँ, ये देखो इसके ऊपर से घूम रहा है, ठीक है। सो दैट इज कर्सोरियल, ठीक है। हम लोग जैसा सरफेस के ऊपर, जमीन के सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, तो हम लोग कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, कर्सोरियल, ऑन द लैंड सरफेस। क्लियर है। नेक्स्ट है फोसोरियल। फोसोरियल मतलब फॉसिल्स, मतलब अंडरग्राउंड, वो खोद, जमीन खोद के अंदर जाके रह रहे हैं, सो दैट इज फोसोरियल हैबिटेट। समझ में आ रहा है। देन वी हैव आर्बोरियल। आर्बोर का मतलब होता है ट्रीज, आर्बोर मींस ट्रीज, ट्रीज के ऊपर सर्वाइव करने वाले, ऑन द ट्रीज, आर्बोरियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करें, एरियल बोल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज एरियल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ऑलवेज ऑन इन द एयर, वो हमेशा हवा में नहीं रहते, कभी ना कभी तो जमीन पे आएंगे या किसी पेड़ के ऊपर आके बैठेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस वी कॉल देम एज वोलैंट, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वोलैंट ऑर्गेनिजम्स, जो फ्लाई कर सकते हैं या फिर ग्लाइडिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। माइक्रोब्स जो है वो एरियल हो सकते हैं, देयर आर ऐसे बैक्टीरिया जो कि हवा में ही रहते हैं, वो कभी जमीन पे सेटल नहीं हो सकते, तो माइक्रोब्स के लिए एरियल इकोसिस्टम कंसीडर करेंगे। बट नॉर्मली जो एनिमल्स है, हायर एनिमल्स के फॉर्म में अगर हम लोग कंसीडर करें, दे कैन फ्लाई बट दे कैन नॉट ऑलवेज कीप फ्लाइंग, दे कैन नॉट ऑलवेज स्टे इन द एयर, दे हैव टू कम ऑन द लैंड, तो इसलिए उनको हम लोग वोलेंट एडाप्टेशन कहते हैं। देन वी हैव स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल मतलब अभी जैसे जमीन के ऊपर घूमना, ये सॉरी दीवार के ऊपर घूमना, या फिर कोई बड़ा पत्थर के ऊपर घूमना, दैट इज स्कैंसोरियल। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, इसके बावजूद देयर आर सम आदतें जो ऑर्गेनिज्म प्रेफर करता है फॉर इट्स हैबिटेट, ठीक है। ये जो आदतें हैं उनका मूवमेंट के टाइमिंग को लेके कंसीडर किया जाता है। जैसे डायर्नल, डायर्नल मतलब वो दिन के वक्त में बाहर निकलते हैं, अपना काम दिनचर्या वर्कआउट करते हैं, ठीक है। बट वी आल्सो हैव समथिंग नोन एज ऑरोरल। ऑरोरल मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग ही सिर्फ निकलते हैं, बाद में फिर वो छुप जाते हैं, ठीक है। मतलब सुबह 4 से 7 बजे के बीच में आप लोगों को ये बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, उसके बाद ये छुप जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑरोरल। समझ में आ रहा है। देन वी हैव वेस्पर्टीन। वेस्पर्टीन मतलब सांझ, शाम के वक्त आ रहे हैं, मतलब शाम को 4:30-5 के बाद निकलेंगे एंड फिर 6, 6:30, 7 बजे वापस छुप जाएंगे, दैट इज वेस्पर्टीन। देन वी हैव द क्रेपस्क्यूलर। सो क्रेपस्क्यूलर जो है ये बेसिकली एकदम 10-11 के आसपास निकलेंगे, एक 1.5 घंटे में वापस से छुप जाएंगे, ठीक है। ट्वाइलाइट मतलब एकदम पूरी तरीके से रात शुरू नहीं हुए एंड एकदम पूरी तरीके से शाम भी नहीं है, ठीक है, दैट इज ट्वाइलाइट, क्रेपस्क्यूलर। एंड नॉक्टर्नल मतलब सारा रात, अभी वो रात को 9:30-10 बजे निकले एंड अगले दिन सुबह 4 बजे तक वो अगर घूम रहे तो दैट इज नॉक्टर्नल। समझ में आ रहा है। ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो आई डोंट थिंक आप लोगों को कॉलेज के एग्जाम में काम आएगा, बट हाँ नीट वालों को ये याद रखने के लिए हेल्प होगा, ठीक है। आई विल सजेस्ट द नीट पीपल टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? मैं एक कोशिश करूंगा ये जो पूरा पीपीटी का पीडीएफ है वो आप लोगों को कैसे, तो भी आप लोगों का शायद इधर का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, तो वो ग्रुप में फॉरवर्ड करवा देने का। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ये पीपीटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मैं बना रहा हूँ करेक्ट। अब जो लास्ट ईयर क्या हुआ था इशू कि मैं एक मतलब आप लोगों को मैं चाहिए तो कभी दिखा दूंगा, मैं एक पीडीएफ से पढ़ाता था, जो पीडीएफ मैंने ड्यूरिंग द मतलब ऐसा कोविड टाइम एक लड़की को सिखाते वक्त मैंने वो बैठ के ऐसा जो लिखा था वो हैंड रिटन पीडीएफ दिखा के मैं सिखाता था, बट वो मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई शुड मेक अ प्रॉपर पीपीटी। तो फाइनली इस साल मैंने डिसाइड किया कि अभी क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह पे ऐसे बोर्ड्स आ गए ना, तो वो पीडीएफ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो पीपीटी कैन इजीली बी वर्कड आउट, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स मेक अ पीपीटी। तो जैसे ये पीपीटी कंप्लीट हो जाता है तब तक मैं अपना चैप्टर भी कंप्लीट होगा। पीपीटी चैप्टर कंप्लीट होने से पहले पीपीटी मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा,
तो इन दैट केस जैसे ये पीपीटी कंप्लीट होता है उसका मैं पीडीएफ बना के इधर के एडमिनिस्ट्रेटर के पास मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो ये सारा जो कंटेंट आप लोग देख रहे हो ये आप लोग एज अ नोट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। नो डाउट इधर से आप लोगों को कुछ तो स्टडी मटेरियल मिलेगा नोट्स के फॉर्म में, एंड दिस विल बी हेल्पफुल एज अ रेफरेंस नोट्स फॉर यू पीपल। एक रनिंग नोट्स की तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी आपका पढ़ाई के लिए आपको आपका नोट्स खुद को बनाना है, ठीक है। आपको ये सब का मदद लेके एक फ्लो चार्ट जैसा सिस्टम अगर आपने बना दिया, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन इटसेल्फ, ठीक है। अभी से ही अगर शुरू कर दोगे अपना काम तो बाद में चल के आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? हर साल मैं ये बोलता हूँ, बट बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो लिटरली फ्रॉम डे वन स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर आपने किया सच में इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी समझे? क्लियर है? कोई डाउट? सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। नाउ ये चीज मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वापस से एक बार गो थ्रू करते। न्यूट्रिशन मतलब अभी देखो इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल आर इंजेक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ ना कुछ उसको खाना पड़ेगा फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। वो खुद से अपना खाना कभी डेवलप नहीं कर सकता। वी आर ऑल हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस वजह से ये कौन कौन से टाइप में न्यूट्रिशन हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहला वी हैव द हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब घास फूस खाने वाले, ठीक है। तो इनके केस में कैसा है, इनका बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एंड उसके थ्रू उनको काफी हद तक न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। बाकी वो लोग इधर उधर फल फूल और चीजें खाने शुरू कर देते हैं सो दैट उनको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले। ऑन द अदर हैंड दूसरा है कार्निवोर। कार्निवोर मतलब वो दूसरे एनिमल्स को, अलग अलग टाइप के एनिमल्स को खा के अपने बॉडी का न्यूट्रिएंट मैटर को रिकवर करने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? हर एक अच्छा इनमें भी फिर ये डिफाइंड रहता है कि ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स खाए तो उनको ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लायन टाइगर वगैरह है ये लोग कभी एक बड़ा शिकार करके खा रहे हैं एंड फिर कभी छोटा शिकार करके खाते हैं, तो वो दोनों में एक अलग अलग सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उन लोगों को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? सो दैट्स इट। देन अगर मैं कंसीडर करूं वी हैव द सैंग्विवोर। सैंग्विवोर्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिजम्स जो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो फॉर एन एग्जांपल वी हैव दिस वैम्पायर बैट जो कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक स्पीशीज एग्जिस्ट करता है जो कि वैम्पायर बैट्स कंसीडर किया जाता है। ये दूसरे एनिमल्स का खून चूस के पीता है। और एक एग्जांपल जो आप दे सकते हो लीच, ठीक है। लीच इज अगेन अ सैंग्विवोर एनिमल। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करें द नेक्स्ट वन इज कॉर्पोफैगस। कॉर्पोफैगस बोलेगा तो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का पॉटी खा के जीते हैं, ठीक है। दूसरे एनिमल्स का फीकल मैटर खा के जीते हैं। तो इसमें मैंने डंग बीटल का एग्जांपल लिया है। डंग बीटल के पास इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो अपने बॉडी वेट से कम 5 गुना ज्यादा वेट वो लिफ्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी वो जो गोबर का वो जो बॉल उन्होंने बना के उठा रहे, इट्स नॉट अ वेरी हल्का बॉल टू कंसीडर। वो उनके बॉडी से भी ज्यादा वजनदार है एंड वो उसको आराम से उठा लेते हैं। सो दैट इज देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। Anyways, next we have the scavengers. Scavengers मतलब वो dead matter को, सड़े हुए matter को खाता है, ठीक है। So इसमें basically you can see this is a vulture, Egyptian vulture आप लोगों को इधर एक एग्जांपल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा we have omnivore. Omnivore मतलब यहाँ से शुरू करके ये पूरा इतना तक ये सारी चीजें खाने वाला ऑर्गेनिज्म is considered as omnivore, ठीक है। जैसे बेयर एंड जैसे इवन अस, वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो ओमनिवोर्स। हम लोग को ये सारी चीजें खाना पड़ता है ना। प्लांट बेस्ड मटेरियल भी खाना पड़ता है, एनिमल बेस्ड मटेरियल भी खाना पड़ता है। दूसरे एनिमल का खून पीते हो? खुद का खून पिए? सैंडविच ना
समझ में आ रहा है? कहीं पे कट गया, किया है ना? तो वी आर ऑल वैम्पायर्स। हाँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे को एक बार क्या हुआ था, एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसा चैलेंज दिया था कि तू कुछ भी खा सकता है ना, ये ले, ये टेस्ट ट्यूब ऑफ ब्लड पी के बता। चैलेंज दिया था। बोला ठीक है चलो, उठाया, ठीक है। वो तभी का ज़माना कुछ और था, अभी वो सब फालतूगिरी नहीं करता मैं। बट एनीवेज, किसी और का पॉटी खाया है कभी? क्या सच्ची खाया है वो? डोसा खाता है ना, इडली डोसा ढोकला। बैक्टीरिया का पॉटी तो है वो। हाँ, आपने क्या किया, चावल और दाल को भिगो के रखा एंड फिर उसका पेस्ट बनाया, ठीक है। फिर वो पेस्ट को आपने फर्मेंट किया। फर्मेंटेशन मतलब क्या, बैक्टीरिया उसमें गए, जाके उन्होंने उधर उल्टी किया, तो उल्टी में डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम्स थे, वो एंजाइम्स उधर प्रेजेंट थे। उसने क्या किया, वो चावल और दाल का जो पूरा स्टार्च एंड प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन किया, फिर उसको एब्जॉर्ब किया अपने बॉडी में, फिर अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर रिलीज किया, एंड दैट वेस्ट मटेरियल फिर हम लोग सुबह सुबह पका के खा रहे। सो कॉर्पोफेजी, समझ में आ रहा है? अगर आप वियतनाम वगैरह साइड में जाते हो, वो लोग गोट का पॉटी पका के खाते हैं। इट्स अ डेलिकेसी देयर। समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ, सैंग्विवोर्स के केस में अगेन, अगर आप वियतनाम वगैरह साइड में जाते हो या थाईलैंड में जाते हो, वहाँ पे दे हैव अ स्पेशल लाइक क्रैब ब्लड, क्रैब्स का खून वो लोग खाने में एज अ गार्निश डाल के खाते हैं। सो दैट इज सैंग्विवोर, ठीक है। हम इंसान कर सकते हैं ये सब चीज़ें। एंड इसके अलावा स्कैवेंजिंग, मरे हुए चीज़ को सड़ा के खाना, इंडिया में नहीं किया जाता है, बट बेसिकली बीफ जर्की सुना है? अमेरिकन्स बहुत खाते हैं जर्कीज। समझ में आ रहा है? वो मर के ज़माना हो गया, उसको सुखा के रखा हुआ था, वो खा रहे हैं लोग। सो दैट इज स्कैवेंजिंग। क्लियर है? सो बेसिकली हम इंसान ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए वी आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। ज़रूरी नहीं कि आप लोग ने किया हो, बट ठीक है। क्लियर? सो नेक्स्ट, अभी अगर हम लोग कंसिडर करें, द नेक्स्ट थिंग दैट वी कंसिडर इज सर्कुलेशन। एक इंसान के बॉडी में या एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसका सर्कुलेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहता है, क्योंकि उसके बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स, अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में कंसिडर करें, उनका न्यूरोनल नेटवर्क का मैसेज भी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो सर्कुलेशन इज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम throughout the body. It is connecting each and every system throughout the body to basically a specific unit, and that is the importance of circulation. तो अगर हम लोग कंसिडर करें, हमारे पास तो एक बहुत ही अच्छा वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन वो क्या सर्कुलेट किया जा रहा है, या बेस्ड ऑन उसका हार्ट कैसे काम करता है, कितने टाइप के हार्ट होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। उसका ब्लड किस हिसाब से रहता है, वो अलग अलग टाइप के ब्लड का सर्कुलेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सो इसमें आप देख सकते हो, वी हैव बेसिकली ऑक्सीजन डिलीवरी, न्यूट्रिएंट डिलीवरी, हार्मोन्स, रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें को वर्कआउट करना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो इन दैट केस अगर हम लोग कंसिडर करें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो टाइप है दैट इज नोन एज पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। ये पैरेन्काइमल सर्कुलेशन आप लोगों को सिर्फ फ्लैट वर्म्स में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? जहां पे मैंने मिजोग्लिया बताया था, याद है? मिजोग्लिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, डिप्लोब्लास्टिक लेयर के बीच में। सो पैरेन्काइमल सर्कुलेशन जो है वो दोनों टिश्यूज के बीच में ये फॉर्म करता है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज पैरेन्काइमल सर्कुलेशन।
इसमें जो बीच में वो पेक्यूलियर टाइप का एक सेल्यूलर टिश्यू फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज पैरेन्काइमा। ठीक है, ये प्रॉपर ब्लड नहीं है, ये एक टिश्यू फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है। सो दैट्स व्हाई पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। इनके पास ना तो हार्ट होता है ना कुछ, इट्स अ टिश्यू फ्लूइड जो हर एक जगह पे कनेक्ट कर रहा है। वो फ्लूइड पूरे बॉडी में करंट की तरफ फ्लो हो रहा है, दैट्स द थिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करें, वी हैव द स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेशन। जिनके पास स्यूडोसिलोम है, फॉल्स कैविटी है और उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो फ्लूइड का सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड कैविटी। समझ में आ रहा है? इसके अलावा वी हैव ब्लड सर्कुलेशन। प्रॉपर वेल डिफाइंड ब्लड है एंड वो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है, सो दैट इज ब्लड सर्कुलेशन। एंड देन फाइनली वी आल्सो हैव द लिम्फ सर्कुलेशन। लिम्फ इज बेसिकली अ कलरलेस फ्लूइड जो कि ब्लड से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें सेल्यूलर कंपोजिशन कम होता है एंड मटेरियल कंपोजिशन ज्यादा होता है। ठीक है, हमारा ब्लड में सेल्स होते हैं ना काफी सारे, वी हैव आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड उसके अलावा बाकी के सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें होती है। इन केस ऑफ लिम्फ अगर हम लोग कंसीडर करें, हम लोग को आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे, डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे एंड बाकी का जो भी हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स वगैरह वगैरह जो भी है वो सब मिल जाएगा। सो दैट इज लिम्फ टू कंसीडर। ठीक है, तो हमारे जैसे बॉडी में तो वी हैव बोथ द थिंग्स, ब्लड सर्कुलेशन एज वेल एज लिम्फ सर्कुलेशन, दोनों होता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग कंसीडर करें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन को, अगर हम लोग ध्यान से देखें, वी हैव ओपन सर्कुलेशन एज वेल एज क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन मतलब यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं होता है एंड सारे के सारे ऑर्गन्स वो ब्लड में नहा रहे हैं। ठीक है, द ब्लड इज डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द होल बॉडी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजनिक ब्लड एंड डीऑक्सीजनिक ब्लड मेंटेन कर पाना मुश्किल है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड नहीं होता एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई इसके ब्लड में जनरली कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जनरली द ब्लड इज कलरलेस, बट कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कलर के ब्लड आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्लू कलर ब्लड बिकॉज ऑफ पिगमेंट नोन एज हीमोसायनिन। ठीक है, ये बेसिकली वो केकड़ा वगैरह के ब्लड में मिल सकता है, या फिर वी कैन हैव पिंक कलर ब्लड, पर्पल कलर ब्लड, ग्रीन कलर ब्लड, ऑरेंज कलर ब्लड, ये सब अलग अलग टाइप के ब्लड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो अलग पिगमेंट्स की वजह से होता है, उसका रेस्पिरेशन में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता। जबकि अगर हम लोग ब्लड वेसल देखते हैं तो ब्लड वेसल की वजह से क्या होता है, डीऑक्सी एंड ऑक्सी ब्लड के बीच में डिफरेंस मेंटेन किया जा सकता है एंड इस वजह से यहाँ पे ब्लड इज जनरली रेड इन कलर बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन या हीमोएरिथ्रिन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो जनरली द ब्लड इज रेड इन कलर इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीजन कैरियर। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया? सो अगर हम लोग कंसीडर करें, ये देखो, सो वी हैव बेसिकली द ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्ट जो है डोर्सल रीजन में है, वहां से ब्लड फ्लो इधर हेड में हुआ, हेड से फिर पूरे बॉडी में आके फैल गया एंड फिर वो पूरे बॉडी से अभी इधर जो है उनका स्टमक एंड इंटेस्टाइन सिस्टम रहेगा, उधर से न्यूट्रिएंट रिसीव किया, वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे ड्रॉप किया, ये नर्वस सिस्टम के पास से उन्होंने जो न्यूरोनल सिग्नल्स है वो कलेक्ट किया एंड कलेक्ट करके हार्ट के पास गए। दे हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट। समझ में आ रहा है? ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सो वी हैव अ डोर्सल ब्लड वेसल एंड अ वेंट्रल ब्लड वेसल। वेंट्रल ब्लड वेसल जो है डीऑक्सी ब्लड कैरी कर रहा है, डोर्सल ब्लड वेसल ऑक्सी ब्लड कैरी कर रहा है, जो कि डायरेक्ट स्किन से ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो ब्लड को ये जो स्ट्रक्चर है ना, दीज आर वैल्वेटेड हार्ट। समझ में आ रहा है? एंड ये हार्ट जो है ये पुश कर रहा है ऊपर एंड ऊपर की तरफ वो ऑक्सीजन रिसीव करके वो पूरे बॉडी में घूम के वापस नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नॉर्मली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड
बॉडी कैविटी में घुसा एंड बॉडी कैविटी से वापस वो हार्ट के पास आया। बट इन दैट केस अगर हम लोग कंसिडर करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें फिर दो सेटअप होता है, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन एंड एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या हुआ, हार्ट से पूरे गिल्स में गया, गिल्स से पूरे बॉडी में घुसा एंड फिर पूरे बॉडी से वापस हार्ट के पास चला है। समझ में आया? हाँ। तो इन दैट केस ये समझा आप लोगों को, हार्ट से गिल्स, गिल्स से पूरा बॉडी से वापस हार्ट, ठीक है। बट इन केस ऑफ अस हायर ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या हो गया, पहले हार्ट से लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास से ऑक्सीजनेशन होगा, फिर वापस वो हार्ट के पास आएगा एंड फिर हार्ट से पूरे बॉडी के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन समझा। एंड टाइप्स ऑफ हार्ट मैंने जैसे कि बताया, वी हैव न्यूरोजेनिक हार्ट जो कि आपको इंसेक्ट्स वगैरह में देखने को मिलेगा, इनका नर्वस सिस्टम उनका हार्ट को चला रहा है। ऑन द अदर हैंड वी हैव मायोजेनिक हार्ट, मतलब खुद का बीटिंग रिस्पांस रेगुलेट कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? समझा? सो ये टाइप्स ऑफ हार्ट का सिस्टम है। बट एनीवेज रेस्पिरेशन मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। इतना तक क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? सो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट एंड कंटिन्यू दिस थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।